पिछली बार क्या बताया था मैंने? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में हम शुरुआत करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक थियरी की। ठीक है, तो बोर्स एटॉमिक थियरी तो बहुत बाद में आई है। ठीक है, उससे पहले कौन कौन सी थियरीज आपको पता है? डाल्टन्स की एटॉमिक थियरी, ये सब पता है ना? जे थॉमसन, ठीक है, जेम्स चैडविक। तो इन्होंने ये जो बात कर रहे हैं हम, इसको समझने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं उसका। ठीक है, पहले तो आ जाओ डाल्टन पे। डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है ये क्या कहती है? एटम इनडिविजिबल होता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इसने बताया। ठीक है, लेकिन जे थॉमसन ने इसको गलत प्रूव किया। कैसे भाई? क्या किया इन्होंने? इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। ठीक है, ग्लास का एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हाई पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करने के बाद देखा गया, और साथ ही साथ इसमें वैक्यूम क्रिएट किया गया, सारी हवा निकाल ली गई। ठीक है, देखा गया कि जो नेगेटिव वाला होता है जिसको हम कहते हैं कैथोड, नेगेटिव प्लेट जो होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, इससे होकर कुछ इनविजिबल रेज निकल रही हैं, दिखाई नहीं दे सकती हैं वो, ऐसे उन्हें ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, दिखाई नहीं देती हैं, तो इसको इसने नाम दिया कैथोड रेज। ठीक है, बाद में इसने ये बताया इसके जो पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एटम का ही एक पार्ट है, इसने ये बताया। ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट में ये दिखाई नहीं देती थी, तो ऑब्जर्वेशन किया गया। क्या किया गया? पहले तो उसने पैडल रख दिया इनके पाथ में, जैसे ये पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, ये रेस पास कर रही थी, ठीक है ना, बीच में एक पैडल रख दिया, पैडल में मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, ये गोल गोल घूमने लगते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं जिसको इलेक्ट्रॉन बताया गया है, वो उनमें मास है। पहली बात यहां से क्लियर होती है। दूसरी बात, उसको इसने क्या किया? इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे ही पास कराया जाता है, ये मुड़ जा रही है किधर की ओर? पॉजिटिव साइड। इसका मतलब ये पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। तीसरी बात कि ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल रख दिया उसने, तो उनकी शैडो यहां पर बनती है इक्वल लेंथ की, है ना। तो तीन चीजें यहां से क्लियर हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में। समझे? समझ रहे हो इस बात को? इसने क्या बोला था? एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल होता है। इसने कहा कि देखो ऐसा है, मैं अगर हाई वैक्यूम क्रिएट करके हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करता हूं तो कुछ रेज निकलती हैं। इनको इसने ऑब्जर्व करा कि ये नेगेटिव है और उसमें मास भी है, और बाद में बताया इसने कि इसके पार्टिकल्स होते हैं, उनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन। पूछा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो वो एटम से ही आ रहे हैं। ठीक है, कैथोड है, कैथोड मेटल का बना हुआ, उसमें एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। फिर बाद में इससे पूछा गया बताओ कि वो इलेक्ट्रॉन रहते कहाँ हैं, तो उसने थॉमसन का एक मॉडल दिया। क्या दिया उसने बताओ? एक शेल सा बनाया, एक एटम को इस तरीके से दिखाया, और इसके इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड करा दिए। ठीक है, इसने बताया कि जिस तरीके से वाटरमेलन के सीड्स जो होते हैं एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं। बाहर वाला जो शेल होता है ये पॉजिटिव होता है, और ये जो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, टोटली ये एटम न्यूट्रल होता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर, ठीक है। लेकिन ये बात गलत है, हम सब जानते हैं, क्योंकि इसके बाद गोल्डस्टीन आते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी? तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इस डिस्कवरी में ये बात पता चली कि प्रोटॉन भी होते हैं। पहले तो इलेक्ट्रॉन ही होते थे, अब प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहां से तो साफ गलत बात हो गई ना, अब प्रोटॉन रहेंगे कहाँ पे, है ना। तो इसको हमने गलत प्रूफ कर दिया, है ना। गोल्डस्टीन ने क्या करा है अपने एक्सपेरिमेंट में? देखो, इसने भी डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है, कैथोड लिया, एनोड लिया। ये कैथोड है, नेगेटिव प्लेट कहलाता है ना। लेकिन इस केस में इसने इसको परफोरेटेड कर दिया, उसमें होल्स बना दिए। जो रेज निकल के जा रही होती थी पहले, जिनको हम कहते थे कैथोड रे, वो तो दिखेंगी ही। यहां पर जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी वो तो है ही, लेकिन कुछ और भी रेज आपको दिखने लगी, और वो इन होल से होकर इसके अपोजिट डायरेक्शन मूव करने लगे, ठीक है। इसको क्या नाम दिया? एनोड रेज, है ना। और गोल्डस्टीन ने क्या किया था? यहां पर हाइड्रोजन गैस फिल करा था, समझे क्या? इसमें क्या करा था इसने? हाइड्रोजन गैस फिल करा था। और जब इसमें से पार्टिकल निकल के, जब इसमें से रेज निकल रही थी, तो उसको भी ऑब्जर्व करा इसने, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन के ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि मूवमेंट भी हो रही है, यानी कि एनोड रेज के जो पार्टिकल हैं, जिसको इसने बताया था कि ये प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन में मास भी है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात बेटा? ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे ना, उनको इसने क्या बताया? क्या है वो? प्रोटॉन है। इसने क्या बताया था इन पार्टिकल्स को? इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये रेज अलग है, कैथोड रे से अलग है, ये एनोड रे कहलाएगा, ठीक है। ये परफोरेटेड कैथोड लिया इन्होंने, होल वाला कैथोड लिया, और होल से होकर अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेज निकलने शुरू हो गए, उनको इसने एनोड रे कहा। इसके पार्टिकल को बताया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन में मास होता है, ये कैसे पता चला? जब हम पैडल से पास कराते हैं उनको, मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। साथ ही साथ उसको जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया गया, तो वो पॉजिटिव की ओर नहीं मुड़ रहे थे, वो नेगेटिव की ओर मुड़ जा रहे थे। तो हमने क्या कहा? वो पॉजिटिवली चार्ज है ना, तभी तो पॉजिटिव है, तभी तो नेगेटिव की ओर मुड़ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ स्ट्रेट पाथ में भी ये मूव करते हैं। तो यहाँ से गोल्डस्टीन के थ्रू डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन भी हो गया, ठीक है। जरूरी है, ठीक है, कि किस तरीके से हम बोर एटॉमिक थियरी पे आते हैं, इसके पीछे की जो कहानी क्या है ये समझना है, ठीक है। तो देखो, गोल्डस्टीन से पूछा गया तुम भी अपना मॉडल दो, जैसे कि थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था वाटरमेलन सीड्स वाला, इसने नहीं दिया, ठीक है, ये चालाक व्यक्ति था। उसके बाद जेम्स चैडविक आते हैं। ये क्या करते हैं? बेरिलियम का शीट लिया इन्होंने, ठीक है, और इस पे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग करा दिया। जैसे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग कराया गया, कुछ ऐसे रेज निकलने शुरू हो गए जिनके पार्टिकल्स के अंदर मास तो था बट कोई चार्ज नहीं था, ये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इनको ऑब्जर्व किया गया, जब फील्ड से पास कराया गया, स्ट्रेट पाथ में मूव कर गए, अनडेविएटेड, ठीक है। पैडल के अंदर मोशन क्रिएट कर रहे थे ये, यानी मास था, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल थे ना, इसलिए इनसे ही पूछा गया कि बताओ तुम भी अपना मॉडल दो। पता तो चल गया ना कि कितने तरीके के पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। अब इसका मॉडल दिया जाए। हालांकि मैं बता दूं आपको, 3 पार्टिकल ही नहीं है, ये 7 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और 7 ही नहीं, 21 पार्टिकल्स हैं। आपने न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, मेजॉन, ये सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो ये 7 पार्टिकल्स बताए गए हैं बेसिक।
उनमें से ये 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन्होंने अभी अपना मॉडल नहीं दिया, कौन मॉडल देंगे अब? रदरफोर्ड, है ना। रदरफोर्ड के बारे में पता है तुम लोगों को? उसने क्या किया था? हाँ, थिन गोल्ड फॉइल पे क्या किया? अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डिंग कराई इसने। स्ट्रेट आ गए थे, कोई डिफ्लेक्ट हो गया। तो हाँ, 20,000 में एक पार्टिकल वापस आ गया था। ठीक है, कुछ ऐसे थे कि सीधा निकल जा रहे हैं, कुछ ऐसे डेविएट हो जा रहे हैं, कुछ बड़े एंगल से डेविएट हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वापस आ जा रहे हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है आपको? पता होना चाहिए। देखो, अल्फा पार्टिकल क्या है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम के अंदर याद रखना 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो 2 प्लस आ जाएगा चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 प्लस आता था, 2 निकालोगे तो 2 प्लस आ जाएगा। ये न्यूक्लियस बन गया, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इसी को आप क्या कहते हो? अल्फा पार्टिकल। बॉम्बार्डिंग कराया गया। बॉम्बार्डिंग कराने से क्या पता चलता है? कुछ पार्टिकल सीधी रेज में निकल जा रहे हैं, ठीक है, कुछ डेविएट हो जा रहे हैं। क्या कंक्लूजन मिला? कि बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, और इसका जो वॉल्यूम है बहुत छोटा है एज कंपेयर टू होल वॉल्यूम ऑफ एटम, बहुत छोटा है। तभी तो 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ एक ही पार्टिकल वापस आ रहा है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन ये निकला कि एटम क्या होता है? उसका बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है ना। दूसरा ये कि बीच में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से ये डेविएशन हो रहा है। और तीसरी बात, उसका साइज बहुत छोटा है, इसलिए 20,000 में सिर्फ एक ही पार्टिकल है जो वापस आ जा रहा है टकराने के बाद। क्लियर होगी बात? इससे पूछा गया कि बताओ अपना मॉडल दो आप। तो इन्होंने मॉडल में ये बताया कि टोटल मास एटम का कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है? सेंटर पे। और सेंटर पे होता है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन रहेंगे और प्रोटॉन रहेंगे, इसने ये बताया। और साथ ही साथ उसने ये भी बताया जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? वो गोल गोल घूमते रहेंगे इस तरीके से। अब ऑर्बिट की बात नहीं हुई थी, इन्होंने बोला कि सर्कुलर, हाँ इन्होंने बोला कि सर्कुलर पाथ में ये मूव करते रहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? इस तरीके से घूमते रहेंगे। और सेंटर के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन उसके बाद आते हैं मैक्सवेल। मैक्सवेल ने पूछा इनसे कि अगर ऐसा हुआ कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये फील्ड क्रिएट कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो और वो एक्सेलरेट करे। कोई भी गोल घूमता है ना, याद रखें, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा होता है तो टुवर्ड सेंटर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थियरी ये बताती है कि किसी फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वहाँ एनर्जी रेडिएट होगी। अब ये फील्ड के अंदर, फील्ड है ना, फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके अंदर ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। दैट्स वाई ये क्या करेगा? अपनी एनर्जी को हाँ रेडिएट करेगा और फाइनली क्या होगा? वो अपनी एनर्जी इतनी लूज कर देगा कि न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। ठीक है ना, ये किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। लेकिन रदरफोर्ड तो कहते हैं कि गोल घूमता है। तो इसने सवाल किया रदरफोर्ड से कि आप बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि मेरी थियरी के अकॉर्डिंग तो ये है कि इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, आप कह रहे हो गिर ही नहीं रहा। तो रदरफोर्ड उस समय तक सवाल का जवाब नहीं दिए। उसके सवाल के जवाब को देने के लिए कौन आया? बोर। ठीक है, बोर्स की जो एटॉमिक थियरी है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। इससे पीछे के जितने भी कहानियाँ हैं वो हाँ स्टोरीज हैं, उनको अपने याद नहीं रखना है। ठीक है, बस उसको पढ़ के आगे निकल जाना। बोर की एटॉमिक थ्योरी, इसको अच्छे से पढ़ना, ये पेपर में आएगा। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं।
ठीक है। पोस्टुलेट्स का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात क्या बोल रहा है ये कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट कॉल्ड शेल। ठीक है, इनको शेल बोला। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और दे हैव देयर फिक्स्ड एनर्जी। इनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है, इसलिए इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सुनो भाई, देखो ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस, उसके बाद पहला शेल, उसके बाद दूसरा शेल, ये शेल होते हैं। ठीक है, शेल का कॉन्सेप्ट अब से पहले किसी ने नहीं दिया था, समझे क्या। मैक्सवेल ने पूछा था रदरफोर्ड से क्या कि इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थियरी के अकॉर्डिंग वो न्यूक्लियस में गिर जाने चाहिए, गिरते नहीं है, बताओ रीज़न क्या है। तो उस समय तक शेल का कॉन्सेप्ट नहीं था। बोर ने क्या किया, शेल का जैसे ही कॉन्सेप्ट दिया उसका क्वेश्चन ही खत्म। कैसे, देखो इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी कुछ नहीं होती है, शेल की एनर्जी होती है। ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको एनर्जी मिली तो हायर शेल में चला जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। देखो इसने बताया बोर ने कि शेल की अपनी फिक्स एनर्जी होती है, घर बने होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल, ठीक है ना, उनकी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। अब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे चला गया तो उस एनर्जी से घूम रहा है, दूसरे शेल में चला गया तो अब दूसरे एनर्जी से घूम रहा है। समझ रहे हैं इस बात को। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी लेके वो एक्साइटेड होकर हायर शेल में भी जा सकते हैं, लोअर शेल में भी जा सकते हैं। आगे बात समझ में। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस शेल में घूम रहा है तो वो उसकी एनर्जी नहीं है, उस शेल की एनर्जी है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि अब शेल की एनर्जी तो फिक्स है, तो फिक्स एनर्जी से घूमता रहेगा, कोई रेडिएशन नहीं होगा, गिरेगा ही नहीं। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से KLM करके इसने बताया कि ये सारे शेल होते हैं और उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2π होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये समझ लेते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, शेल है, और यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इसका रेडियस r है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके इक्वल होता है, m v r के इक्वल होता है, मास वेलोसिटी रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और ये याद रखना इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π होता है। मतलब अगर वो फर्स्ट शेल में है तो n क्या होगा, 1, ठीक है ना। तो याद रखना z का मतलब होता है 1 2 3, z मतलब इंटीजर। फर्स्ट शेल में होगा तो h अपॉन 2π को 1 से मल्टीप्लाई करो, एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। सेकंड शेल में होगा तो 2 कर देना। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, मास वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात, डाउट तो नहीं है, ठीक है। थर्ड, अगर मान लो तुम्हारे पास ये शेल है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक है, यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को तुमने क्या किया, लाइट प्रोवाइड कराया। लाइट प्रोवाइड कराओगे, लाइट में क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है, बताया था। अब एनर्जी अगर उस शेल की एनर्जी से ज़्यादा हुई तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में मूव करता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो वो हायर शेल में जाने की कोशिश करेगा। मान लो यहाँ से उड़ के और यहाँ चला गया, पहले शेल से उड़ के दूसरे शेल में चला गया, तो उन दोनों शेल की जो एनर्जी का डिफरेंस होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वो लाइट की एनर्जी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलो। लाइट की वजह से ही तो ये ट्रांजिशन हो रहा है। अब मैंने क्या किया, उसे लाइट प्रोवाइड करा
तो वो इनिशियल सेल से उड़ के कहाँ चला गया, फाइनल शेल में चला गया। तो फाइनल और इनिशियल हर शेल की अपनी एक एनर्जी होती है बेटा, याद रखना। तो उनकी एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो उस लाइट की एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर हुई बात, समझ में आया नहीं आया? लाइट में क्या एनर्जी है, एनर्जी जब तुमने उसे दिया तो वो उड़ के यहाँ से यहाँ चला गया, तो इन दोनों शेल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा इस लाइट के बराबर होगा, तभी तो ट्रांजिशन हो रहा है। समझे क्या? याद रखना। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात याद रखो, हर एक शेल की अपनी फिक्स एनर्जी होती है। ईच शेल हैव देयर फिक्स्ड एनर्जी, और उस फिक्स्ड एनर्जी की कितनी वैल्यू होती है। देखो कोई शेल ले लो, nth शेल ले लो, मुझे नहीं पता कौन सा शेल है, वो शेल की एनर्जी कितनी है, -2.18 10⁻⁻18 अपॉन n² जूल पर एटम। ये बेटा याद रखना, इतनी एनर्जी होती है उस शेल की, है ना। और एक और याद रख लेना, -13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये भी आपकी एनर्जी ही होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वो। n इज द नंबर ऑफ शेल, z इज एटॉमिक नंबर। मान लो थर्ड शेल में है तो यहाँ 3 रख देना, हाइड्रोजन एटम है तो 1 रख देना, हीलियम एटम है तो 2 रख देना, ठीक है। हर एक शेल की अपनी फिक्स एनर्जी है। जूल में अगर चाहिए तो ये लगा दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो ये लगा दो। समझ में आ गई बात? ये है 4th पॉइंट। एक 5th पॉइंट भी है बेटा, ये कहता है कि रेडियस ऑफ nth शेल भी मेजर कर सकते हैं। किसी शेल का अगर रेडियस चाहिए तुम्हें तो ये याद रख लें, 0.0529 n² अपॉन में z नैनोमीटर। ये 5 पॉइंट्स हो गए, है ना, बोर के पोस्टुलेट्स में। पहला क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल के अंदर। ध्यान दो, न्यूक्लियस में घूमते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं शेल के अंदर, और हर एक शेल की अपनी फिक्स एनर्जी होती है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। कहता है एंगुलर मोमेंटम जो होगा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। फर्स्ट शेल में होगा तो n1 रख देना। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, मास, वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट। घूम रहा है, मास है, वेलोसिटी भी है, रेडियस भी है, तो mvr को हम क्या कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम कहेंगे, ठीक है। तीसरी बात ये कह रहा है कि मान लो उस एटम पे लाइट इंसिडेंट हो गई, ट्रांजिशन हो गया, पहले शेल से दूसरे शेल में हो गया, किसी शेल में हो गया, तो हर एक शेल की अपनी एनर्जी होती है ना, तो उन शेल की एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उस लाइट की एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारे पास और ये तो बता ही दिया, और रेडियस वाला बता दिया, ठीक है। तो ये 5 जो है पॉइंट होते हैं, इनको याद रखेंगे कि बोर की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10 है बेटा। कह रहा है इसमें कि हमारे पास ये न्यूक्लियस है, 5, और इसके चारों तरफ क्या है, शेल है, ठीक। अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन 5th शेल से आ गया कहाँ, 2nd शेल में। यही कह रहा ना कि फर्स्ट में आ गया, 2nd में आ गया। तो यहां से जो ट्रांजिशन होगा, मान लो पहले क्या देखते थे कि न्यूक्लियस है, ये शेल है। ध्यान दो आदित्य, इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लाइट इंसिडेंट हुई, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला गया, हायर शेल में चला गया। लाइट देते थे तो क्या होता था, ट्रांजिशन होता था, देख रहे थे ना। लाइट देने से क्या होता है, ट्रांजिशन हो रहा था यहाँ पर। लेकिन अगर यही हायर से लोअर शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आए तो क्या होगा, एनर्जी यहाँ से रेडिएट होगी ना। बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है? पहले तुम लाइट देते थे इसको, इलेक्ट्रॉन को, तो कहाँ जाता था, लोअर से हायर में जाता था। अब हायर से लोअर में आएगा तो क्या होगा, यहाँ से रेडिएशन होगी, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। नहीं समझ में आया? अच्छा एक बार ये, और तुझे मैं यहाँ बिठाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा है इसको। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। हमने क्या किया, उसे जब एनर्जी दी थी, लाइट के फॉर्म में एनर्जी दी थी, तो
तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके कहाँ चला जाता था? हायर शेल में चला जाता था ना। इसकी वजह से जाता था ना, लाइट जब प्रोवाइड करते तभी तो ट्रांजिशन होता था। मान लो तुम लाइट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो और ऑलरेडी वो 5th शेल में है या हायर शेल में है और वो वापस अपने शेल में आ रहा है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी को रेडिएट करेगा। अच्छा ठीक है। तो लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। नहीं समझ में आया बेटा आपके? ठीक है। लोअर से हायर में पहुंचाना है। मान लो कि तुम जो है रह रहे हो यहाँ पे वसुंधरा में, ठीक है ना, मैंने तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो तुम कहाँ जाओगे? चलो मतलब बढ़िया सोसाइटी में जाओगे, है ना। तो कहने का मतलब लोअर से हायर में चले जाओगे, वहां से पैसे खत्म हुए तो कहाँ होगे? कहने का मतलब फिर से वसुंधरा। तो यहाँ पर आपको समझनी बात है कि अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में ट्रांजिशन होता है तो लाइट के फॉर्म में ये क्या होगा? एनर्जी रेडिएशन होगी, है ना। अब यही देखो यहाँ पे 5th शेल से 2nd शेल में ट्रांजिशन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन उड़ के 5th से 2nd शेल में आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ लाइट के फॉर्म में रेडिएशन होगी ना, एच न्यू के फॉर्म में रेडिएशन होगी। आपको न्यू पता करनी है कि क्या होगी न्यू की वैल्यू और लैम्डा। ये 2 क्वेश्चन है इसके, समझ गए? देखो मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं और एक ऐसा ही क्वेश्चन तुम लोगों को करने को दूंगा। हाइड्रोजन एटम बोला है इसमें। हाइड्रोजन एटम ही है। एक बात बताओ, ई ऑफ nth शेल क्या बताया था मैंने? जूल पर एटम। बोलो, ये हमारी एनर्जी है किसी भी शेल की। अब मान लो 5th शेल से 2nd शेल में आ रहा, तो एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो लाइट के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी रेडिएट होगी। मान लो 2.18 10⁻⁻18 अपॉन में 5 का स्क्वायर, ये फाइनल वाली है। हाइड्रोजन है इसलिए Z हमारा 1 हो गया, ठीक है। 2 स्क्वायर और ये इक्वल हुआ किसके? एच न्यू के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? डेल्टा ई का मतलब क्या हुआ? फाइनल एनर्जी में से इनिशियल एनर्जी। अब तुम 2.18 10⁻⁻18 कॉमन ले लो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, ठीक है। तो 1 अपॉन में 2 स्क्वायर, 1 अपॉन में 5 स्क्वायर और ये एच न्यू। न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.18 10⁻⁻18 1/4 1/25 और यहाँ पर आप h को रख दो, फ्रीक्वेंसी आ गई। h की वैल्यू कितनी होती है पता है तुम लोगों को? अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे आप। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये हो गया 100, 25 में से 4 21, 10⁻34 में से 18 को घटा दो, ठीक है। तो कितना आएगा? 16 आएगा। और 2.18 को डिवाइड कर दो 6.62 से, है ना। 1/3 के अप्रॉक्स आएगा, है ना। और 3 से इसको कट कर दो, 7 आ गया, ठीक है। 2 0 हटा दीजिए। 7 × 10⁻, कितना आ गया ये? 14। इतने हर्ट्स की वो फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या होगी? एमिट होगी। क्लियर हुआ? बताइए बेटा। अब तुम्हें क्या करना? वेवलेंथ भी निकालना। तो C = न्यू लैम्डा। पिछले क्लास में लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? C अपॉन में न्यू तुम्हें दे रखा है, रख देना, ठीक है। C तो पता ही है, 3 × 10⁸। कैलकुलेट कर लेना, ये हमारे पास मीटर में आंसर आ जाए। क्लियर हो गई बात? एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन है, वो भी यही है, करके दिखाओ। बोर्स एटॉमिक थियरी हो गई, है ना। समझ में आ गया ना? इसके पोस्टुलेट्स हो गए, इसके क्वेश्चंस हो गए। अगले टॉपिक की बात करते हैं, ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बताओ स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? 7 ही नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है किसी भी स्क्रीन के ऊपर। तो ये पैटर्न स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक है ना। विबग्योर जो होता है स्पेक्ट्रम। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों है, इसको समझने के लिए ऐसा किया मैंने। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ नेगेटिव प्लेट है।
इसको मैंने क्या किया, हाई पोटेंशियल से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दिए। हाइड्रोजन गैस फिल करते ही इसमें से लाइट निकलनी शुरू हो गई। ठीक है, लाइट जब निकलती है तो हमने क्या किया, उसे एक स्लिट से पास किया, एक स्लिट से पास कराया। ठीक है, स्लिट से जैसे ही पास करता है सामने रख दो एक प्रिज्म, ये लाइट 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाएगी जब ये प्रिज्म से पास होगी। ठीक है, विबग्योर तो आपको दिखेगा, VIBGYOR, कुछ ऐसे भी वेव्स यहां से निकलती हैं जो दिखाई नहीं देती। समझ रहे हो इस बात को? जिनका वेवलेंथ रेड से ज्यादा हो उसको आप कहोगे इंफ्रारेड, जिनका वेवलेंथ वॉयलेट से कम हो उसको कहोगे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, हाँ ये वाला ऊपर वाला इंफ्रारेड। ठीक है, सुनो बताऊंगा, अभी सब बताऊंगा, देखो ना समझा रहा हूं। हाइड्रोजन गैस फिल किया था ना इसमें, तो हाइड्रोजन गैस से ये सारी लाइटें कैसे निकल रही है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये न्यूक्लियस होता है हाइड्रोजन का, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से बहुत सारे शेल होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हालांकि एक ही होता है, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? एक होते हैं। मैंने क्या किया, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा इसमें से, तो मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर शेल में कहीं चला गया होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि वो वापस आए तो फर्स्ट शेल में एंट्री कर जाए, कहीं से भी फर्स्ट शेल में एंट्री करे, हो सकता है ना, किसी शेल से कहीं पे उड़ के चला गया होगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से, तो वापस अपने शेल में आना चाहेगा, और जब वापस अपने शेल में आना चाहेगा तो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एनर्जी लाइट के फॉर्म में। तो जब अगर वो फर्स्ट शेल में एंट्री कर रहा होता है ना, तो याद रखना फर्स्ट शेल में डायरेक्ट एंट्री होती है किसी दूसरे शेल से, तो उस समय अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे आपको। मान लो कि इस वाले शेल से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो अलग वेवलेंथ, इस वाले शेल से यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है तो अलग वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ हो रहा है तो अलग वेवलेंथ, मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है तो अलग वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का एक सीरीज मिलता है। ठीक है, और ये सब के सब यूवी रेडिएशन के पार्ट होते हैं। कहने का मतलब अगर हायर शेल से लोअर शेल में अगर एंट्री होती है तो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलती है ना, और ये रेडिएशन आपको यूवी मिलेगी अगर वो फर्स्ट शेल में एंट्री होती है। तो याद रखेंगे, इन केस अगर फर्स्ट शेल में डायरेक्ट एंट्री होती है कहीं से भी, तो वहां पर जो रेडिएशन निकलेगा लाइट के फॉर्म में वो हमें दिखाई नहीं देगा, वो यूवी रेडिएशन का होगा। क्लियर होगी बात? सिमिलरली अगर मान लो कहीं से दूसरे शेल में एंट्री होती है, किसी शेल से दूसरे शेल में, क्योंकि आपने उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई थी ना, तो हायर शेल में चला गया होगा इलेक्ट्रॉन, वापस अपने शेल में अगर दूसरे शेल में एंट्री होती है, तो दूसरे शेल में एंट्री होती है तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे ना। मान लो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हो जाता है अलग वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तो अलग वेवलेंथ, डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ मिलेंगे ना, और ये सारे के सारे क्या होंगे, विजिबल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज। दिस वन इज लाइमन सीरीज। जो यूवी वाला है उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज, और जो विजिबल होता है उसको बामर सीरीज। ठीक है, हो सकता है ट्रांजिशन सेकंड में ना हो रहा हो, थर्ड में हो रहा हो। समझ में आ रही है बातें? ट्रांजिशन थर्ड में भी हो सकता है ना, तो थर्ड में हो रहा हो उस समय जो हमारे पास अलग अलग वेवलेंथ मिलेंगे वो मिलेंगे इंफ्रारेड के। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं लाइमन बामर पाश्चन। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी ट्रांजिशन होंगे, या तो फोर्थ में आ रहा हो या तो फिफ्थ में आ रहा हो कहीं से, सबके सब इंफ्रारेड ही होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट, उसके बाद पी फंड, ऐसे करके नाम डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों का है, वो याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? यहाँ तक नहीं पढ़ा है। हाँ, यहाँ तक क्या? ये नहीं आ रहा ये सब। नहीं तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही ना। बोर मॉडल के बाद का है ना।
हाँ, तो समझ लो इस चीज़ को। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन से जो लाइट निकल रही हैं, ठीक है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन वापस अपने शेल में आते हैं तो एनर्जी रेडिएट करेंगे। समझ रहे हैं? अगर मान लो कहीं से फर्स्ट शेल में एंट्री हो जा रही है तो लाइट जब यहाँ से एमिट होगी ट्रांजिशन के थ्रू तो यूवी होगी। अगर सेकंड शेल में आ रहे हैं कहीं से भी तो जो लाइट जो है यहाँ से एमिट होगी वो विजिबल होगी। अगर वो थर्ड में आ रहे हैं तो वो इंफ्रारेड वाली होगी, और फोर्थ में आ रहे हैं वो भी इंफ्रारेड वाली होगी। तो याद रखना, हायर से लोअर में अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो एनर्जी लाइट के फॉर्म में रेडिएट करेगा। डिफरेंट ऑफ वेवलेंथ मिलेंगे, स्क्रीन पे मिलेंगे, प्रिज्म के थ्रू पास कराने के बाद इसी को नाम देते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर होगी बात? अब सुनो, इसका मैं वो बता देता हूँ फॉर्मूला, और इस पे एक क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखिए भाई, ऐसा है, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप? HC अपॉन लैम्डा। हायर से लोअर शेल में अगर एंट्री होती है तो लाइट निकलेगी ना, लाइट की एनर्जी क्या होती है? HC अपॉन लैम्डा होती है। E फाइनल माइनस E इनिशियल, ये क्या होगा? HC अपॉन लैम्डा। E बेटा 2.18 10 टू द पावर माइनस 18, अपॉन से n फाइनल स्क्वायर कर दीजिए, z स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ पे, माइनस 2.18 into 10 to the power 18 upon n square minus HC अपॉन लैम्डा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा बहुत कॉमन ले लेते हैं। कुछ क्या कॉमन लेते हैं? 2.18 ये कॉमन ले लो, ठीक है, और z स्क्वायर भी कॉमन ले लो। 1 अपॉन में ये वाला प्लस हो जाएगा, देखो, और ये वाला माइनस हो जाएगा। HC को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, और ये 1 अपॉन लैम्डा आ गया। 1 अपॉन लैम्डा को वेव नंबर भी कहते हो आप, पता होना चाहिए। वेव नंबर का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ से, ये देखो, ये पूरा कैलकुलेशन जब करोगे R बन जाएगा। मैंने इस पूरे कैलकुलेशन को R अज्यूम कर लिया। H की वैल्यू रखोगे ना यहाँ पे, C की भी वैल्यू रखोगे, तो इनसे जब डिवाइड होगी वैल्यू तो ये R मान लो, रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? रेडबर्ग्स। ठीक है, D वैसे साइलेंट होता है। इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.09 10 टू द पावर 7 पर मीटर। ये इतनी बड़ी वैल्यू होती है इसकी। ओके, कोई डाउट है बताओ? अब अगर तुम्हें ये पता हो कि कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर शेल में आ रहा है, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रखो, लैम्डा आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? कोई डाउट है? मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 NCERT का। ठीक है, इसको आप लोग देखेंगे। पढ़ना बेटा, क्या कह रहा है? Calculate the wave number for the longest wavelength transition in the Balmer series of atomic hydrogen. सुनो, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन, चुप हो जा बेटा, हो सकता है ट्रांजिशन थर्ड से हो, या हो सकता है कहीं और से, इन्फिनिटी से भी तो हो सकता है ट्रांजिशन। बामर सीरीज में यही तो होता है, सेकंड में होता है ट्रांजिशन, कहीं से भी सेकंड में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर पता करो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए वेव नंबर पता कीजिए। ठीक है, तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमें पता है, n इनिशियल का स्क्वायर n फाइनल का स्क्वायर, ये तो तुम्हें पता है। और हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर कर देना, z की जगह पे, z की जगह पे 1 कर देना। ये r की वैल्यू भी तुम्हें पता ही होनी चाहिए, 1.09 10 टू द पावर 7।
और इनिशियल वाली पता है हमें 2, फाइनल पता नहीं है, ठीक है। फाइनाइट होगा कि थर्ड होगा हमें नहीं पता, ठीक है। देखो भाई यहां पर एक आपको ऑप्शन दिया, क्वेश्चन नंबर 17 है ना एनसीईआरटी का, कह रहा है इसमें कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, एनर्जी का डिफरेंस किसके इक्वल होता है, hc/λ के। अगर तुम्हें ये लॉन्गेस्ट चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, तो ये डिफरेंस लोएस्ट होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों में। अगर तुम्हें लैम्डा लॉन्गेस्ट चाहिए तो डेल्टा ई क्या होना चाहिए, लोएस्ट। तो हमें ट्रांजिशन थर्ड से सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस लोएस्ट यही है, आना तो सेकंड में ही है, क्योंकि वो बामर सीरीज है। तो हो सकता है थर्ड से आए, या हो सकता है इन्फिनिटी से आए, या हो सकता है फोर्थ से आए, कहीं से भी आए, लेकिन लोएस्ट कब होगा, जब वो थर्ड से सेकंड में आए। सेकंड में ही आएगा तो कहां से आए, थर्ड। तो देखो यहां पर क्या रखेंगे, 3 रख देंगे। ये बात पता करने के लिए यहां पे समझना होगा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए डेल्टा ई क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट तो यही दिख रहा है, हाईएस्ट ये दिख रहा है, और अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती तो सबसे बड़ा होना चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहां से वेव नंबर आ जाएगा आपका, क्लियर है, और यही आंसर है। कैलकुलेशन कर लीजिएगा।